हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अंतःप्रद्रवी जालिका। आज बात करेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना एवं कार्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना के बारे में। तो अंतःप्रद्रवी जालिका लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है और अपवाद स्वरूप जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित होती है। सर्वप्रथम अंतःप्रद्रवी जालिका को जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से देखा था गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने सन 1897 के अंतर्गत, और उन्होंने इसको नाम दिया अर्गेस्टोप्लाज्म। तत्पश्चात कीथ आर पॉर्टर नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1953 के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया था। यदि जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में सर्वाधिक स्थान अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा घेरा जाता है, या यूँ कह दें कि सर्वाधिक स्थान घेरने वाला जो कोशिकांग है वह अंतःप्रद्रवी जालिका है। संगठन की बात करें तो इसका निर्माण होता है सिस्टर्नी से, वसाइकल से और ट्यूब्यूल से। सिस्टर्नी इस तरीके की प्लेट्स होती हैं जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। ये प्लेट्स आपस में ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई रहती हैं तथा इसके साथ ही इसमें वसाइकल्स उपस्थित रहती हैं, जिसके माध्यम से ये प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण गोल्जी काय तक कर सकता है। जैसा कि हमने पहले न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर बात की थी, जो केंद्रक की बाह्य कला होती है वही अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली का निर्माण करती है। और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में जो दो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, जैसा बात कर सकते हैं, जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वह दो इकाइयों या दो प्रकार की हो सकती हैं। एक को कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी कहलाती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में इन दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिकाओं की अलग अलग अनुपात उपस्थित होते हैं। वो निर्भर करता है उस पर्टिकुलर कोशिका की एक्टिविटीज़ पर, कि किस कार्य के अंदर वो कोशिका इन्वॉल्व है, उस पर निर्भर करता है कि उसमें खुरदरी व चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या अनुपात रहेगा। बात करते हैं चिकनी व खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में अंतर के बारे में। तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, इसका जो ओरिजिन होता है, उत्पत्ति जो होती है इसकी, वो होती है केंद्रक कला से, जबकि जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है इसकी उत्पत्ति होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका से। जो मुख्य अंतर है वो ये है कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, देख सकते हैं हम चित्र में, ये है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और ये है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ये वो प्लेट्स होती हैं जहाँ पर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम्स जो कि झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका से, या यूँ कहते हैं कि इसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। साथ ही यदि जो कोशिका है वह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करे, क्योंकि हमें पता है कि राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन संश्लेषण में, या यूँ कहते हैं कि अनुवादन की प्रक्रिया जिसमें mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें सहायता करते हैं। मगर यदि जो कोशिका है वह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर रही है तो उस समय जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है
उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। केवल राइबोसोम इन सिस्टर्नीज पे तभी पाए जाएंगे जब जो कोशिका है वो प्रोटीन का संश्लेषण कर रही है। मगर यदि कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर रही है तो जो राइबोसोम है वह सिस्टर्नी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों एक समान हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी भी जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है उनकी जो सरफेस है, उनकी जो सतह है, झिल्ली है, उसके ऊपर राइबोफोरीन्स नामक प्रोटीन उपस्थित होती है। उन पे उपस्थित होते हैं राइबोफोरीन्स। राइबोफोरीन्स वह प्रोटीन होते हैं जहां पर राइबोसोम्स आकर के जुड़ते हैं। तो राइबोफोरीन्स प्रोटीन हमेशा उपस्थित रहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पे, और राइबोसोम्स इन राइबोफोरीन्स पर आकर तभी जुड़ते हैं जब कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण कर रही होती है। इसी प्रकार से यदि बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी ओरिजिन तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, साथ ही इसका जो प्रमुख कार्य है ये इन्वॉल्व होती है सिक्रीशन के अंदर, स्रावण के अंदर। इसी कारण से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो ज़्यादा विकसित होती हैं। जबकि यदि बात करें खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की, तो यहाँ पे जो सिस्टर्नी होती है वो ज़्यादा विकसित होती है, क्योंकि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और इस प्रोटीन के संश्लेषण के लिए राइबोसोम को बाइंड कराना पड़ेगा, और राइबोसोम को अधिकतम सतह उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी वेल डेवलप होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम आकर बाइंड हो सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का संश्लेषण हो सकेगा। और इसका जो प्रमुख कार्य है ये सीक्रेटरी प्रोटीन, आगे बात करेंगे क्या होते हैं, उनके संश्लेषण का कार्य करती हैं। जबकि जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इसका प्रमुख कार्य लिपिड का संश्लेषण तथा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्यों के बारे में। तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है यह साइट होती है फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण की जगह होती है, यह साइट होती है, यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। और जो प्रोटीन है उनकी संश्लेषण की जगह के आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कहलाते हैं स्त्रावी प्रोटीन या सीक्रेटरी प्रोटीन, और दूसरे कहलाते हैं साइटोसोलिक प्रोटीन या कोशिका द्रवीय प्रोटीन। बात करते हैं इनमें क्या अंतर होता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित रहता है। न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर ही अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए का निर्माण कर लेता है। तो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर या केंद्रक द्रव्य के अंदर। तत्पश्चात जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है उसके माध्यम से एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद एमआरएनए से आकर के जुड़ जाते हैं राइबोसोम्स। यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं वो आकर के जुड़ जाएंगे एमआरएनए से, और एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ करके आरंभ कर देंगे प्रोटीन का संश्लेषण। तो इस प्रकार से जो ट्रांसलेशन या एमआरएनए का प्रोटीन में जो परिवर्तन है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और जो प्रक्रिया होती है वो होती है ट्रांसलेशन या अनुवादन। अब यदि यह प्रोटीन सीक्रेटरी प्रकार का प्रोटीन है तो इसे विभिन्न प्रकार के कोशिका द्रव्य एडेप्टर मॉलिक्यूल्स के द्वारा पहचान लिया जाएगा एवं इसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है उसकी झिल्ली के ऊपर। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर स्थानांतरित कर दिया जाएगा इस एमआरएनए को, और एमआरएनए के साथ में राइबोसोम। तो राइबोसोम्स यहाँ जाकर के जुड़ जाएंगे अपनी बड़ी सब यूनिट यानी कि 60S इकाई के द्वारा यह खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली से जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर उपस्थित होगा जिसके माध्यम से अब जो प्रोटीन का संश्लेषण होगा वह प्रोटीन का संश्लेषण होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन के अंदर।
तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रोटीन अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन के अंदर बनेगा। इस प्रोटीन के संश्लेषण के पश्चात इस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसाइकल्स के अंदर पैक कर दिया जाएगा और वेसाइकल्स में पैक करने के बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा गोल्जी बॉडी तक। तत्पश्चात जो गोल्जी बॉडी है यह इस प्रोटीन को निर्भर करेगा कि प्रोटीन के ऊपर किस प्रकार की सिग्नल सीक्वेंस उपस्थित है, किस प्रकार के सिग्नल्स उपस्थित हैं, उसी आधार पर उनको पहचान कर यह इन प्रोटीन्स को अलग अलग जो कोशिकांग हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। जैसे यदि इस प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम करना है तो ये वहाँ भेज देगा। निर्भर करेगा कि उस प्रोटीन के ऊपर किस प्रकार की सिग्नल सीक्वेंस उपस्थित है। तो एक प्रकार से जो गोल्जी एपरेटस है एक पोस्ट ऑफिस का कार्य करता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं उनको स्थानांतरित कर देता है गोल्जी बॉडी में, और फिर गोल्जी बॉडी उन पर किस प्रकार के सिग्नल उपस्थित हैं उन आधार पर उनको विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों तक भेजने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह सिक्रेटरी प्रोटीन्स के संश्लेषण की एक साइट है, जबकि जो दूसरे प्रकार के प्रोटीन होते हैं साइटोसोलिक प्रोटीन, इनमें mRNA साइटोसोल में आ जाता है और संपूर्ण जो प्रोटीन है वह साइटोसोल के अंदर ही संश्लेषित होता है और उसके बाद में उसके ऊपर उपस्थित सिग्नल सीक्वेंस के आधार पर इन प्रोटीन्स को अलग अलग कोशिकांगों में भेज दिया जाता है। तो जो साइटोसोलिक प्रोटीन है वो काम करते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम के अंदर, जबकि जो सीक्रेटरी प्रोटीन है वो काम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लाइसोसोम के अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। दूसरे कार्य की बात करें तो ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि शुगर को प्रोटीन पर जोड़ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे सीक्रेटरी प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो वहाँ पे उन प्रोटीन्स के ऊपर शुगर्स को जोड़ना ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। जो ग्लाइकोसाइलेशन है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एक होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो ज़्यादातर अपने को सीक्रेटरी प्रोटीन्स में ही देखने को मिलता है, साइटोसोलिक प्रोटीन्स में नहीं होता है। जो ओ लिंक्ड प्रकार का ग्लाइकोसाइलेशन है ये होता है गोल्जी बॉडी के अंदर, और जो एन लिंक्ड होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन के अंदर। तो देख सकते हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है जो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, और ये एक अमीनो अम्ल है जो कि है एस्पार्जिन। इस एस्पार्जिन अमीनो अम्ल के NH2 टर्मिनस के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जबकि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में ये पॉलीपेप्टाइड की चेन दर्शाई गई है और इसके ऊपर यह उपस्थित है अमीनो अम्ल सीरीन, और इस सीरीन अमीनो अम्ल के OH ग्रुप के ऊपर शुगर को जोड़ा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो एक एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन और एक ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन होती है वहाँ पे डाइसल्फाइड बंधों का निर्माण भी होता है। जो ल्यूमन का वातावरण है वह ऑक्सीकारी है। यदि इस ऑक्सीकारी वातावरण के अंदर दो सिस्टीन एक दूसरे के सामने, ये प्रदर्शित कर रहे हैं हम एक पॉलीपेप्टाइड की चेन को, और इस पॉलीपेप्टाइड की चेन में जहाँ पर भी दो सिस्टीन एक दूसरे के सामने उपस्थित हैं यह बना लेंगे डाइसल्फाइड बंध को। देख सकते हैं सिस्टीन की संरचना, जो R ग्रुप है इसका है CH2SH। यदि ऑक्सीकारी एनवायरनमेंट वातावरण होगा तो जो प्रोटॉन है इनकी हानि होगी इलेक्ट्रॉन के साथ में, और जो सल्फर है इनके मध्य बन जाएगा डाइसल्फाइड बंध। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन है उनमें डाइसल्फाइड बंधों के निर्माण का कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन के अंदर होता है। इसके अतिरिक्त जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो अपन बात की थी लिपिड्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें जो फॉस्फोलिपिड जिसमें ग्लिसरॉल उपस्थित होता है, दो प्रकार के फॉस्फोलिपिड बताए थे। एक ऐसे फॉस्फोलिपिड जिसमें स्फिंगोसिन पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है और दूसरे फॉस्फोलिपिड जिसमें ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है। तो जितने भी ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड हैं उनका सिंथेसाइजेशन होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में। इसके अलावा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में कोलेस्ट्रॉल का भी जैविक संश्लेषण होता है।
साथ ही जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो कार्य करती है डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी कि विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का। इसका जो कार्य होता है वो इस प्रकार से होता है कि ये जो नॉन पोलर ड्रग्स होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होते हैं, उनको हाइड्रोफिलिक फॉर्म में पोलर ड्रग्स में कन्वर्ट कर देती हैं, जिनको कि जो यूरिन है उसके साथ में एक्सक्रीट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि कोई नॉन पोलर ड्रग है, इसको पोलर फॉर्म में यानी कि इसके ऊपर ऑक्सीजन जोड़ दी जाएगी और साथ ही इसके लिए यूज़ किया जाएगा NADPH को, यानी कि यह एक तरह से इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करेगा और इलेक्ट्रॉन देगा ये, और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ये जो NADPH है ये HMP पाथवे से ऑप्टेन किया जाता है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का जो कार्य है वो करता है साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेस। ये एंजाइम होता है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और ये करता है नॉन पोलर ड्रग्स को पोलर ड्रग्स में कन्वर्ट, जिनको यूरिन के साथ एक्सक्रीट किया जा सकता है। धन्यवाद।